Hello, my dear friends and my dear students. Welcome back to my YouTube channel VSM Academy, The Spirit of Education. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिनिश किया था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन. सो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी बेसिक्स था, जो भी उसके कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने पहले फिनिश किए. एंड उसके बाद जो भी एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लगभग वो मैंने सारे फिनिश किए एकदम प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ में. सो गाइस, आपको जो भी डाउट रहेगा मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या बोलते हैं उसे आप पूछ सकते हो. सेकेंड पॉइंट, ये जो सारी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन है, सारी वीडियोस के जो भी लिंक है वो सब तक पहुँचे, उसके लिए प्लीज़ गाइज आप वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है. आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ गाइज, ये वीडियो बनाने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला दैट इज़ प्रोबेबिलिटी. तो मैं आज आपको सिखाऊंगा प्रोबेबिलिटी के बारे में. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी. सो गाइज, ये रहा हमारा प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक्स जो होते हैं वो सीख लेते हैं. कुछ टर्म्स है इसके अंदर, जैसे फर्स्ट आपका टर्म आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब सवाल उठता है कि एग्जैक्टली रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है. सो गाइज, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता है अनप्रिडिक्टेबल, इफ रिजल्ट इज अनप्रिडिक्टेबल, अगर आपका जो रिजल्ट है राइट, इफ रिजल्ट इज अनप्रिडिक्टेबल, इसका मतलब ये होता है कि आप रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है हाँ इसका रिजल्ट यही आएगा, इसका मतलब ऐसा लगता है जैसे आपको पता है कि इसका रिजल्ट यही है, इसका मतलब वहाँ पे रिजल्ट आपका प्रिडिक्टेबल है. लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं गाइस जिसमें आपका रिजल्ट प्रिडिक्टेबल नहीं होता, वहाँ पे आप नहीं बता सकते एग्जैक्टली क्या आने वाला है. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ एक कॉइन टॉस करते हैं राइट ना, जब कभी भी हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड या टेल में से आएगा, लेकिन एग्जैक्टली हेड आएगा क्या टेल आएगा क्या ऐसा कोई नहीं बोल सकता. इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट में अब जो आपका रिजल्ट होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है. इसलिए इस टाइप के रिजल्ट्स को, इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. जो नेक्स्ट आता है बच्चों आपका आउटकम्स. तो मुझे पता है ये बात कि आउटकम का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा होता है कि जो भी आने वाला है, जब कभी भी आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो जो जो पॉसिबिलिटी है आने की उसे हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स. जैसे बच्चों अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया, सो एक कॉइन टॉस करने पास मुझे क्या मिलेगा, हेड और टेल. हेड और टेल में से ही आएगा, कोई और नहीं आने वाला है. एग्जैक्टली क्या आएगा वो मुझे नहीं पता है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट, लेकिन हेड और टेल से ही आएगा. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक डाइस थ्रो करता हूँ तो एक डाइस थ्रो करने में मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 यही नंबर्स मिल सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलने वाला है. तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आउटकम्स. ठीक है. अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट इज व्हाट, सैंपल स्पेस. अब ये जो आपका सैंपल स्पेस था इसका जो डेफिनेशन है, इट इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ओके, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. तो जितने भी मेरे पास आउटकम्स होंगे बना दो सेट, उसे हम क्या बोल देंगे, सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस को हम दिखाते हैं एस से. एस कहीं पर भी दिख गया मतलब बच्चों क्या है आपका सैंपल स्पेस. जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं एक कॉइन का राइट ना, अगर मैंने एग्जांपल लिया एक कॉइन का तो आपका सैंपल स्पेस बोलो क्या होगा, एच कॉमा टी, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी है. अगर मैं लेता हूं बच्चों दो कॉइन का एग्जाम्पल, ओके, सो दो कॉइन के एग्जाम्पल में आपका सैंपल स्पेस क्या आने वाला है बोलो, याद है 2 बार एच, मतलब दोनों पे एच आ सकता है. पहले पे एच दूसरे पे टी आ सकता है, पहले पे टी दूसरे पे एच आ सकता है, या दोनों पे टी आ सकता है. कंफर्म. एंड इसी तरीके से 3 कॉइन के लिए है. इसी तरीके से बच्चों अगर मैं 1 डाइस फेंकता हूँ, ठीक है, अगर मैं 1 डाइस थ्रो करूँ तो 1 डाइस जब मैं थ्रो करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, मुझे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 राइट. इसी तरीके से अगर मैं 2 डाइस थ्रो करता हूँ, सो 2 डाइस थ्रो करूँगा तो मेरा जो सैंपल स्पेस होगा वो स्टार्ट होगा 1,1 से, क्योंकि दोनों पे 1 हो सकता है राइट. एंड 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6. सिमिलरली 2 1 से 2 6, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6 एंड 6 1 से 6 6. तो लास्ट नंबर क्या है 6 6. तो कितने वैल्यूज हुई, 36 वैल्यूज. ठीक है. तो ये हमारे बोलो क्या हो गया बच्चों आपके सैंपल स्पेस. ओके. अब सैंपल स्पेस होने के बाद जो आप आता है नेक्स्ट वन इज व्हाट, इवेंट. बोलो क्या होता है बच्चों आपका इवेंट. सो जो आपका इवेंट होता है इट इज ऑलवेज
सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. ओके, इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. तो मेरे पास जो भी सैंपल स्पेस दिया होगा, जब उसका आप निकालोगे सबसेट, तो बच्चों क्या मिलेगा आपको? इवेंट. ठीक है, किसी ने बोल दिया कि भाई मान लो आपका सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6. मान लो एग्जांपल कि मेरा जो सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6, और जो इवेंट है दैट इज व्हाट? गेटिंग इवन नंबर्स. तो जो मेरा ए होगा, ए के अंदर क्या मुझे मिलेगा बच्चों? 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा. क्योंकि देखो ना, 2 इज अ इवन नंबर, 4 इज अ इवन नंबर, 6 इज अ इवन नंबर. तो 2 4 6 ये ऐसे नंबर्स कौन से बोलो? इवन नंबर्स है. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं ए बोलूंगा, ए इज अ सबसेट ऑफ एस. सो वी कैन से दैट ए इज अ इवेंट. राइट, कंफर्म. अब इवेंट में भी क्या होता है बच्चों? बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं. जैसे फर्स्ट आपको मैं बोल दूं इम्पॉसिबल इवेंट. बोलो क्या बोलूंगा मैं? इम्पॉसिबल इवेंट. अब ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल. लाइक जैसे मैं एग्जांपल बोलूं कि मेरे पास एस है 1 2 3 4 5 एंड 6. मैं आपको एक ऐसा इवेंट बोलूं ऑफ गेटिंग 7. तो एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर मुझे क्या मिलना चाहिए? 7. तो आप मुझे ये बताओ, जो मेरा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के हिसाब से जो मेरे पास सैंपल स्पेस की वैल्यूज है दैट इज 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर 7 है क्या? नहीं है. 7 नहीं है, मतलब ए के अंदर का रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे 7 चाहिए, बट सैंपल स्पेस में 7 नहीं है, तो ए को कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा. मतलब ए की वैल्यू क्या होगी? नल सेट, मतलब 5. ओके, यहाँ पे क्या होगा बच्चा? आपका 5. तो जहां कहीं भी आपका नल सेट आ गया तो समझ जाना वो आपका इम्पॉसिबल इवेंट होता है. ठीक है. सेकंड आपका होता है श्योर इवेंट, SURE, श्योर इवेंट. अब इसका मीनिंग क्या होता है श्योर इवेंट का? जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6. मेरे पास एक इवेंट है, राइट? ए के अंदर क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6. याद रखना बच्चों, जब कभी भी किसी भी इवेंट के सारे एलिमेंट्स आपके सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएं, मतलब सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 था और मेरा इवेंट भी क्या बोलता है कि मेरे पास भी 1 2 3 4 5 6 है, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट. क्या बोलते हो बच्चों? श्योर इवेंट. ठीक है, चलो थर्ड वन आपका आ जाएगा. इसके अंदर मैं बात करूंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका मतलब क्या होता है? मान लो मेरे पास दो इवेंट है, इवेंट ए और इवेंट बी. दोनों का मैंने क्या निकाला? इंटरसेक्शन. बोलो क्या निकाला बच्चों? इंटरसेक्शन. और मुझे क्या मिला? नल सेट. इसका मतलब ये होता है कि ए और बी के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. ए एक अलग सेट है, बी एक अलग सेट है. तो जब कभी बच्चों याद रखना, दो एलिमेंट मतलब दो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो उस टाइप के अगर दो इवेंट है, यहाँ पे मैं सेट बोलूँ या इवेंट बोलूँ, दोनों का मीनिंग सेम ही है. ठीक है. सो अगर मेरे पास यहाँ पे दो इवेंट हैं एंड गाइज दोनों इवेंट के बीच के कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ठीक है. सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, मतलब उनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. फोर्थ वन आपका आता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट. अब ये इवेंट क्या बोल रहा है? आपके पास ए है और बी है, दो इवेंट है. अब दोनों इवेंट को मैं म्यूचुअली एक्सॉस्टिव कब बोलूंगा? जब दोनों इवेंट का आप निकाल दो यूनियन और वो किसके इक्वल हो जाए? हमारे सैंपल स्पेस के. सो इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, तब उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? यस, इट इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट. ठीक है, क्लियर. चलो आगे मूव करते हैं. सो इतना होने के बाद ये थोड़ा बेसिक्स था कि एग्जैक्टली कौन कौन से टाइप के इवेंट्स होते हैं. अब इसमें एक और चीज़ है बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट. राइट ना. सो फोर्थ के बाद आपका था फिफ्थ इज व्हाट? इंडिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट. ओके. सो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये होता है कि आपके जो इवेंट है वो दूसरों के है डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर. जैसे मैंने बोल दिया इवेंट E1 है, राइट, और इवेंट E2 है. अब इवेंट E1 और E2 दोनों इंडिपेंडेंट इसलिए बोले जाएंगे क्योंकि इवेंट E1 अलग से कुछ कर रहा है और इवेंट E2 अलग से कर रहा है. मतलब इवेंट E1 की वजह से E2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और इवेंट E2 की वजह से इवेंट E1 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. जैसे एग्जांपल कि दो लोग निशाना लगा रहे हैं, ठीक है,
अब मान लो पर्सन ए है, पर्सन बी है, सो पर्सन ए पहले फायर करेगा, पर्सन बी फायर करेगा, तो जो निशाना लगेगा राइट ना पर्सन ए का चाहे पर्सन बी का, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है राइट ना, वो अपने हिसाब से लगा रहे हैं, बंदा अपने हिसाब से लगा रहा है। ऐसा नहीं कि बी की वजह से ए का निशाना लग जाएगा या ए की वजह से बी का निशाना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल कि दो लोग एक एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, पर्सन ए पर्सन बी राइट ना, पर्सन ए अपना पेपर दे रहा है, पर्सन बी अपना पेपर दे रहा है। सो पर्सन ए अपने हिसाब से लिखेगा, पर्सन बी अपने हिसाब से लिखेगा, तो इस टाइम पे हम ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर गाइस, ये हो गया एक तरह से इवेंट का कॉन्सेप्ट। अब इवेंट का कॉन्सेप्ट होने के बाद अब मैं थोड़ा सा आपको आता हूँ प्रोबेबिलिटी में लेकर राइट। सो जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, ध्यान देना सब लोग, एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सो अगर मैं बात करूँगा प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन, तो एक तरह से हम अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो संभावना, या इसको हम बोलेंगे सिंपल चांसेस, ठीक है, कितने परसेंटेज चांसेस हैं। सो प्रोबेबिलिटी मतलब ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एनी इवेंट, तो मान लो मुझे पास एक इवेंट ई है, मुझे उसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी। सो बच्चों याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दैट सैंपल स्पेस। कभी कभी कोई आपको बोलेगा कार्डिनैलिटी ऑफ ई, कार्डिनैलिटी ऑफ एस, कार्डिनैलिटी मैं लिख दे रहा हूँ कार्डिनैलिटी। सो मैथमेटिक्स में नंबर बोलो या कार्डिनैलिटी बोलो, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। मैंने बोल दिया कार्डिनैलिटी ऑफ ई, दैट मीन्स नंबर ऑफ ई। मैंने बोल दिया कार्डिनैलिटी ऑफ एस, दैट इज नंबर ऑफ एस। सो आप कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, नंबर ऑफ ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो किसी भी इवेंट की अगर निकालनी हो प्रोबेबिलिटी, तो हमेशा उसका नंबर डिवाइड बाय सैंपल स्पेस। जैसे अगर निकालना होता मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता तो नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। क्लियर, वेरी गुड। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं प्रोबेबिलिटी की। सो कोई भी इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो हमेशा उसकी जो वैल्यू होती है बच्चों 0 और 1 के बीच में आती है, कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा सकती और 0 से नीचे नहीं आ सकती। अगर आपके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ऊपर जा रही है या 0 से नीचे आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपने रॉन्ग किया हुआ है। इसलिए ध्यान देना बच्चों, मैं बोलना चाह रहा हूं इसमें कि आपको ध्यान देना है, जब कभी भी आपने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाली, इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। अगर आपके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो जाए 0, मतलब जैसे इवेंट है आपके पास राइट, कोई भी इवेंट है मान लो, अगर उस इवेंट की वैल्यू, उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। आपने सीखा हुआ है राइट, क्योंकि नल सेट आता है, कोई एलिमेंट है नहीं। सो कोई एलिमेंट नहीं है मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। और आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ ई, ऊपर देखो कहीं पर भी आप यहाँ देखो, अगर नंबर ऑफ ई आपके पास 0 हो गया तो 0 पॉइंट एनीथिंग क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है। सेकेंड, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट। क्यों 1 हो रहा है, क्योंकि सैंपल स्पेस और इवेंट दोनों की वैल्यू सेम है, तो सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर तो 1 ही होगा ना बच्चों, इसलिए याद रखना। तो मैंने पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट बताया था, बता दिया कहाँ पे आएंगे। जब कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको मिल जाए 0, मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है, और अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल जाए 1, उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है। अब कुछ आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूँ इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं बच्चों इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या एडिशन थ्योरम। ध्यान देना, एडिशन थ्योरम, कुछ लोग इसको बोलेंगे एडिशन थ्योरम। सो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलो या एडिशन थ्योरम बोलो, बोथ आर सेम। बोलो क्या होता है, मान लो मेरे पास इवेंट ए और बी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यस, सही सोचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ये हो गया बच्चा आपका ए यूनियन बी का फॉर्मूला। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी में कुछ और मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, जैसे यहाँ देखो, मान लो कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एलिमेंट, ठीक है, या इवेंट। अगर बच्चों मैं बोलूं कि ए और बी यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। हाँ है ना, सोचो अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट हो जाएगा, और उस टाइम पे मुझे किसी ने पूछा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं लिख दूंगा, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लिख दिया मैंने, बराबर। लेकिन जब मेरा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नल सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0,
क्योंकि नल सेट मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर कोई एलिमेंट नहीं है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, जीरो, एंड जीरो अपॉन एनीथिंग, क्योंकि जीरो अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएगा, एंड जीरो अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों, ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये नहीं रहेगा। तो जब कभी भी किसी ने भी पूछा कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सो ए यूनियन बी, क्या होगा, आप डायरेक्टली बोलोगे क्या बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट्स इट, राइट। उसके बाद एक और चीज है आपको बताता हूं मैं, आपको याद रखना, इफ ए एंड बी, ये सारे बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको पता होना चाहिए। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, याद रहा इंडिपेंडेंट, यस, अभी उसका मीनिंग बताया था इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जस्ट वेट, इंडिपेंडेंट या, सो इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जब कभी भी आपको दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं और अगर आपको उनका निकालना हुआ इंटरसेक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद रखना बच्चों क्या डायरेक्टली करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन में ही एप्लीकेबल होगा। आप सोचोगे सर यूनियन में कर दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ जब इंडिपेंडेंट रहेंगे तो हमारे पास एक ही ये फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, बनो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। फिर एक और फॉर्मूला याद रखना, कोई भी इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो डैश बोल दिया मतलब बच्चों कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग, अगर किसी ने पूछा कि क्या होता है, तो अगर मैं बोलूंगा ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट ए, मतलब जो ए के अंदर ना हो। जैसे ए के अंदर है 1 2 3 4 5, जैसे एग्जांपल मेरे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 और ए के अंदर है 1 3 5, राइट ना, सारे ऑड नंबर्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सारे इवन नंबर्स, राइट, 2 4 6। याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो कभी भी दो इवेंट को ऐड करोगे, तो दो इवेंट इन द सेंस कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट इवेंट को आपस में ऐड करोगे तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 1 ही मिलने वाली है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये लगभग थोड़े मैंने आपको बेसिक्स करा दिए। और इसके अंदर एक और चीज़ें आती हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ध्यान देना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बेस थ्योरम बता दूंगा। सो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर क्या होता है, इसे ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब ये होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक प्रोबेबिलिटी आपको दी गई होगी और उसी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से किसी दूसरे इवेंट का आपको बोलेगा प्रोबेबिलिटी। सो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। सो इसमें मतलब क्या होता है, ए गिवन बी, इसका मतलब ये होता है कि बच्चों आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, किसके यूज करके, बी का यूज करके, क्योंकि गिवन बी बोल दिया मतलब इसको रीड कैसे करेंगे, इसको गलती से आप ऐसा मत रीड करना, ए डिवाइड, समझने के लिए आप रीड कर सकते हो ए डिवाइड बाई बी, लेकिन इसको अगर मैथमेटिकली रीड करेंगे, कैसा रीड करेंगे बच्चों, ए गिवन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मतलब वी आर गोइंग टू कैलकुलेट और वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट, इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज व्हाट गिवन, कंफर्म। और याद करें इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे बोलो कौन है, बी है ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली किसी ने आपसे पूछ दिया भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर रहेगा और जो डिनोमिनेटर में है कौन है, जैसे वहां पे डिनोमिनेटर में बी था तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए है इसलिए क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो दोनों के केस में ऊपर इंटरसेक्शन होगा बट नीचे जो बंदा रहेगा उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक लास्ट इवेंट का तो मेरे को बेस थ्योरम, ठीक है, कभी कभी बेस थ्योरम दे देता है हमको। ये जो आपका बेस थ्योरम होता है ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, मतलब लगभग ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया हुआ है, राइट। सो अगर किसी ने आपसे पूछा कि एग्जैक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मान लो कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बाय यूजिंग बेस थ्योरम, तो बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए गिवन बी का उल्टा कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। देखो फॉर्मूला कैसे याद रखना है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है बच्चों, ए है ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, एक्चुअल जो अपने क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में था, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर, बहुत आसान है। अगर जो लोग के पास थोड़ा मतलब जो लोग थोड़ा भी सोचेंगे ना उनको ऑटोमेटिक समझ आए क्या होता है। अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर इन केस मुझे ये फाइंड करना है, देखो सब लोग अच्छे से देखना सब लोग, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी फाइंड करना है तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बराबर। नीचे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है तो मैंने लिख दिया, लेकिन ऊपर कौन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है तो देखो यहाँ पे आ जाओ, जब सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, राइट।
ध्यान से देखो सब लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो वही चीज तो लिखा मैंने, कंफर्म। तो इन दोनों को कंबाइन किया, मतलब जब मैंने इन दोनों को आपस में कंबाइन किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के दोनों फॉर्मूले को, तो मुझे क्या मिल गया बच्चों, बेस थ्योरम, कंफर्म। तो ये लगभग मैंने आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे और जितने भी लगभग कॉन्सेप्ट थे वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो बच्चों याद रखना, ये सारे जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं इसको अच्छे से देखो, अच्छे से सीखो। जो भी डाउट होता है ध्यान देना, मैं इस चैनल पे आपको बहुत ही सारी चीज़ें बहुत आसानी से प्लस डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब तक आपका मुझे रिस्पांस नहीं मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या रिस्पांस है बच्चों, तब तक मैं कैसे चीज़ों को आगे लेके चलूंगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहो, वीडियो पे कमेंट करो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है आपको, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो मुझे और मजा आएगा वीडियो को और ज़्यादा डिटेल में लेके जाने में, ठीक है। सो लगभग हमने प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट फिनिश कर दिए हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो एंड जो भी आपको समझ में नहीं आता मुझे कमेंट करके पूछो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर के सारे प्रॉब्लम, सारे सम्स। तो लगभग हर टाइप के ऊपर मैं एक एक दो प्रॉब्लम्स लगभग कवर करूंगा। सो लगभग जो भी मेरे पास कुछ 10-15 क्वेश्चन रहेंगे मैं करा दूंगा। जैसे मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में करवाया था वैसे इसमें भी करवा दूंगा, तो आपको एकदम अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं कितना भी कराऊं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उसका मतलब नहीं होगा। इसलिए गाइस कोई भी आप बुक यूज़ करो, आप RD शर्मा यूज़ करो, आप आर्यन पब्लिकेशन यूज़ करो, आप कोई भी बुक यूज़ करो, राइट। क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर बुक कौन सी यूज़ करें, आप बुक कोई भी यूज़ करो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन आने वाले नहीं है। तो जब फॉर्मूले याद रहेंगे एंड आपकी प्रैक्टिस हुई रहेंगी तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर माय लेटेस्ट वीडियोस।